हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। 10.3 तक हमारा हो चुका था। 2D हम कर रहे थे, वेक्टर एनालिसिस। तो हमारा ये इसमें 10.3 तक हमने करा दिया था। 10.4 के भी हमने एक दो क्वेश्चन करा दिया था, जिसमें क्वेश्चन आपका थर्ड या फोर्थ करना था। कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा? सर थर्ड करना था, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, थर्ड क्वेश्चन करना था। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 10.4 एक्सरसाइज 10.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड करना था। थर्ड है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए दैट मेक्स पाई बाई 3 विद आई, पाई बाई 4 विद जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। कह रहे हैं इफ ये यूनिट वेक्टर ए, एक यूनिट वेक्टर ए है। यूनिट वेक्टर ए मींस जिसका मॉडुलस वेक्टर ए 1 है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए भी 1 होगा। तो वेक्टर ए आपका 1 है तो उसका मॉडुलस भी 1 होगा। यूनिट वेक्टर ए मींस मॉडुलस वेक्टर ए है, ठीक। इफ ये यूनिट वेक्टर ए दैट मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई, आई के साथ एंगल बना रहा है पाई बाई 3, जे के साथ एंगल बना रहा है पाई बाई 4, और एक एक्यूट एंगल बना रहा है के के साथ। के के साथ एक एक्यूट एंगल बना रहा है, मान लो एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है। तो आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए पता करो और एंगल थीटा की वैल्यू पता करो। तो हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस में a2j प्लस में a3 के। हम वेक्टर मान लेते हैं ए आपका 3 डायमेंशनल है आई जे के में, तो a1 a2 a3 आई जे के का कॉफिशिएंट a1 a2 a3 है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के। अब कह रखा है कि ये आई के साथ पाई बाई 3, इसका मॉडुलस दे रखा है 1। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट के अंदर a1 के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में a2 के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में a3 के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। इसका मॉडुलस 1 दे रखा है, तो 1 इज इक्वल टू रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब वेक्टर ए पाई बाई 3 एंगल बना रहा है आई के साथ, तो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट में आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर आई और कॉस थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट का केस होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू में यूनिट कैप एन कैप। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट। दिखाई दिया बेटा? हाँ सर। अब यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो यहाँ वेक्टर ए डॉट आई, तो ए की हम वैल्यू रखते हैं, तो a1 आई प्लस में a2j प्लस में a3 के डॉट में आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए दे रखा है 1, यूनिट वेक्टर है, मॉड ऑफ वेक्टर आई 1 और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दिया है पाई बाई 3। ये आई के साथ पाई बाई 3 एंगल बना रहा है, तो a1 आई डॉट आई 1 होता है, तो a1 इज इक्वल टू यहाँ आई डॉट आई 1 हो गया और 0j है 0 के है, तो ये आपका दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई प्लस में 0j और प्लस में 0 के, तो ये दोनों आपके प्रोडक्ट a2 और a3 0 हो जाएंगे। इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 1/2, तो a1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। a1 की वैल्यू 1/2 हो गया। अब हम दूसरा निकालते हैं। वेक्टर ये जे के साथ पाई बाई 4 एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए डॉट में जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर जे और कॉस थीटा। वैल्यू रखोगे तो यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू a1 आई प्लस में a2j a1 आई प्लस में a2j प्लस में a3 के और डॉट में j वेक्टर इज
इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए 1 मॉड ऑफ वेक्टर जे 1 और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, एक बार पाई बाई 3 ले लिया, मान लो थीटा 1, ये थीटा 2 और तीसरा आपका थीटा है। तो यहाँ जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो ए टू इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 हो गया। अब a1 की वैल्यू निकाल लिया, a2 की वैल्यू निकाल लिया। अब हम k के साथ मान के चलते हैं थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर k के साथ हमने माना है कि एंगल ये थीटा बना रहा है वेक्टर, तो वेक्टर a डॉट में वेक्टर k इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर k और कॉस थीटा, ये तीसरे वाले कंडीशंस के लिए। तो मॉड आप यहाँ वेक्टर ए की वैल्यू रखेंगे तो a1 आई प्लस में a2 जे प्लस में a3 के डॉट में k इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अब k डॉट के 1 होता है तो a3 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, a3 की वैल्यू कॉस थीटा हो गया। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, देख ये दिखाई दिया बेटा, a3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक। हाँ सर। इसको हम और पीछे कर लेते हैं जिससे क्लियर दिखाई दे, ये हो गया। अब a3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, अब हमें a1 की वैल्यू पता है, a2 की वैल्यू पता है, तो a3 हम इससे निकालेंगे, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेंगे। a1 और a2 की वैल्यू निकाल देते हैं, पुट करते हैं a1 और a2 की वैल्यू, तो 1 इज इक्वल टू, हम इधर लिख सकते हैं 1 यहाँ पर 1 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर, तो a1 मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस में a2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर मतलब यहाँ इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो a1 और a2 की वैल्यू, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस में a3 स्क्वायर। अब यहाँ ये दोनों आप इस साइड में लाओगे तो 1 माइनस 1/4 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू a3 का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, 4 1 प्लस 2 तो 3/4 हो जाएगा, ये आ गया 1 माइनस 3/4, 1 में से 3/4 माइनस करोगे तो 1/4 आ जाएगा। a3 का स्क्वायर 1/4 हुआ, तो a3 बराबर कितना आएगा, रूट में 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो गया। अब a3 की वैल्यू आपने निकाल लिया, 1/2 आ गया। क्या किया, a1 और a2 की वैल्यू पुट कर दिया, तो a3 का होल स्क्वायर आ गया 1/4, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ गई 3/4, 1 में से 3/4 माइनस करोगे तो 1/4 आएगा। तो a1 a2 a3 तीनों वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ हम a3 बराबर कॉस थीटा है, तो a3 की वैल्यू कितना आया है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, π/3 मतलब 60 डिग्री। 1/2 हम देखेंगे किसकी वैल्यू है कॉस में, तो 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गया, तो 60 डिग्री आ गया। कॉस यहाँ कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 मतलब π/3, π/3 मीन 60 डिग्री हो गया। अब थीटा आपको पता चल गया 60 डिग्री है या π/3 है, ये कंफर्म हो गया आपका। अब थीटा निकल गया, a1 a2 a3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ, तो वेक्टर a इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं अगला कि वेक्टर a इज इक्वल टू, ऊपर दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ सर। हाँ यहाँ हम रब कर देते हैं, ये इसको ये हटा देते हैं, तो वेक्टर यहाँ वेक्टर a इज इक्वल टू a1 a2 a3 की हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ वेक्टर a जो आपने माना है यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वेक्टर a इज इक्वल टू a1 आई, a1 मतलब 1/2 आई, प्लस में a2 j मीन्स 1/√2 j, 1/√2 j और प्लस में 1/2 k, ये आपका वेक्टर a आ गया। यही आपको वेक्टर a कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a पता करना है और थीटा पता करना था, तो थीटा की वैल्यू π/3 और वेक्टर a की वैल्यू 1/2 आई प्लस 1/√2 j प्लस 1/2 k आ गया। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a फाइंड आउट करना है और एंगल थीटा जो आप k के साथ एंगल बना रहा है वो फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन 3 था, समझ में आया। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, सो दैट, इसको हम रब कर देते हैं,
फोर्थ में शो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आपको शो करना है वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ट्वाइस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमें प्रूफ करना है। 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आपको पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 होता है, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए होगा तो 0 हो जाएगा, बी क्रॉस बी आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, और आई डॉट आई क्रॉस जे बराबर होता है माइनस जे क्रॉस आई। तो यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, तो एलएचएस हम लेके चलते हैं, आरएचएस प्रूव करते हैं। ए से हम पहले क्रॉस करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर यहाँ प्लस लगाओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और फिर माइनस वेक्टर बी से ए का क्रॉस करो तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और फिर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 हो गया, प्लस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब यहाँ माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर होता है ए क्रॉस बी, तो हम माइनस बी क्रॉस ए की जगह लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0 हो गया, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 2 टाइम्स है तो 2, फिर डॉट में 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आरएचएस हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, समझ में आया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस में i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन हम करते हैं। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता करना है, ये दे रखा है 2i और प्लस में 6j, 2i प्लस 6j प्लस 27 के प्लस 27 के क्रॉस में, ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस में i प्लस में लैम्डा जे, i प्लस लैम्डा जे और प्लस में म्यू के, प्लस में म्यू के इज इक्वल टू 0 के बराबर दिया। 0 वेक्टर मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0 के, 0 वेक्टर मीन 0i प्लस 0j प्लस 0 के। हाँ, तो यहाँ हम यहाँ a क्रॉस b हम कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से i j और k, ऊपर i j k लिख लेंगे, फिर कॉफिशिएंट लिखेंगे i का 2, j का कॉफिशिएंट लिखेंगे 6 और k का कॉफिशिएंट लिखेंगे 27। i का कॉफिशिएंट सेकंड वाले वेक्टर में i का कॉफिशिएंट लिखेंगे 1, j का कॉफिशिएंट लिखेंगे लैम्डा और k का कॉफिशिएंट लिखेंगे म्यू। ये क्या है? म्यू, सब ग्रीक वर्ड है लैम्डा और म्यू। इज इक्वल टू में 0 वेक्टर, अब हम एक्सपेंड करेंगे तो r1 ये पहली रो है, इसको हम r1 r2 r3 3 रोज हो गई, r1 r2 r3 c1 c2 c3, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ 3/3 का डिटर्मिनेंट हो गया, तो हम i j के r1 लेके एक्सपेंड करेंगे। साइन आपको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस -1 टू द पावर i प्लस j, ये आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ा है कि -1 टू द पावर ith रो प्लस jth कॉलम साइन के लिए। तो i लोगे तो ये कॉलम डिलीट हो गया, ये रो डिलीट हो जाएगा, तो कौन सा नंबर बचेगा? 6, 27 लैम्डा और म्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल, यही तो होता है ना रूल, मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल। तो 6 म्यू, 6 को म्यू से मल्टीप्लाई करो मेन डायगोनल, माइनस में सब डायगोनल, तो 27 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो 27 लैम्डा, तो ये आपका आई ले लिया। फिर माइनस जे, जब जे लोगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा जिसमें वो लाइज कर रहा है, और वो रोज डिलीट हो जाएगी, रोज और कॉलम डिलीट हो जाता है जो नंबर ले रहे हो। बाकी रिमेनिंग लोगे तो 2, 27 1 म्यू बचेगा, तो 2 को म्यू से मल्टीप्लाई करोगे 2 म्यू
और माइनस में 27, मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल, फिर प्लस में के लोगे, के लोगे तो ये आपका कॉलम डिलीट हो गया, ये रो, तो 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, 2 लैम्डा माइनस में 6 हो गया, इज इक्वल टू 0 वेक्टर, 0 वेक्टर मतलब 0y प्लस 0j प्लस 0k। अब हम कंपेयर करेंगे तो 2 म्यू माइनस 27, 2 म्यू माइनस 27 किसके बराबर है, 0 के, 0 वेक्टर मीन्स क्या हुआ, 0y प्लस 0j प्लस में 0k। यहाँ पर 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो 2 म्यू बराबर क्या होगा, माइनस 27 उधर ले जाओगे तो प्लस 27 हो जाएगा। अब म्यू इज इक्वल टू, तो म्यू इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई है म्यू के साथ, इधर डिवाइड हो जाएगा तो 27/2 हो गया, ये म्यू की वैल्यू आ गई। ऐसे लैम्डा का केस होगा तो 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि के का कोफिशिएंट भी 0 है, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6 उधर ले जाओगे तो 0 प्लस 6 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 22/7, यही हमें पता करना था, लैम्डा और म्यू, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आया? हाँ। तो लैम्डा और म्यू दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, लैम्डा की वैल्यू 27/2 और म्यू की लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 27/2। अब हम क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं। गिवन दैट वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड वेक्टर b। करें अगर a डॉट b 0 के बराबर है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0, तो दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट उनका 0 है तो वेक्टर एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वेक्टर a डॉट वेक्टर b अगर 0 आ रहा है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि आपको पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। वेक्टर a जब आप डॉट निकालते हो तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो, थीटा एंगल 90 डिग्री हो दोनों बीच में, तो डॉट वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b और cos 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू cos 0 की यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b और cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, RHS में 0 आ गया, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0, तो थीटा की वैल्यू कितना रखा 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b पर, या वेक्टर b कह सकते हो परपेंडिकुलर है वेक्टर a पर। तो अगर a डॉट b 0 है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर, ये आपकी फर्स्ट कंडीशंस है, फर्स्ट केस, ये आपका सेकंड केस है, तो हम लिख सकते हैं सेकंड केस। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b और साइन थीटा इंटू एन कैप यूनिट वेक्टर एन। अब यहाँ पर दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो थीटा कितना होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 0 हो, साइन थीटा 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगा तो साइन थीटा 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगा तब भी आपका साइन थीटा 0 होगा। तो थीटा साइन थीटा दो कंडीशन में 0 होगा, एक तो 180 डिग्री के केस में और एक 0 डिग्री के केस में। तो इसका मतलब दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो साइन थीटा 0 होगा। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। 0। हाँ, या कॉलिनियर हो, दो वेक्टर कॉलिनियर हो, एक ही लाइन में हो, तो ये आपका दो वेक्टर पैरेलल्स होंगे, तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब परपेंडिकुलर्स हो, और क्रॉस प्रोडक्ट जब होगा जब पैरेलल्स हो। यही आपको कंक्लूड करना है। समझ में आया? हाँ। आप कह रहे हैं गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आप क्या कंक्लूड करोगे, तो ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती कि दो वेक्टर पैरेलल भी हो एक साथ और फिर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसा कैसे होगा, या तो परपेंडिकुलर होंगे तो पैरेलल नहीं होंगे,
और अगर पैरेलल होंगे तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। पैरेलल नहीं होंगे। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड नहीं करेंगी, ये नहीं कभी होंगे। एग्जिस्ट नहीं होंगी। समझ में आया? तो या तो वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है, बीजी दोनों में से वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0, आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज ए परपेंडिकुलर ऑन बी एंड ए पैरेलल टू बी कैन नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ होल्ड नहीं कर सकती। नहीं कर सकता। हाँ, अब यहाँ पर ऐसे आपको दे रखा है 3 वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द वेक्टर ए बी सी आर गिवन एज a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b1i प्लस b2j प्लस b3k, c1i प्लस c2j प्लस c3k, देन शो दैट a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ये आपको शो करना है। तो हम LHS RHS लेकर के शो कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, लेट द वेक्टर्स ए बी सी आर गिवन एज, एक वेक्टर ए है जो जिसका पोजीशन वेक्टर a1i प्लस में a2j प्लस में a3k है। दूसरा वेक्टर बी है, वेक्टर बी मान लो वेक्टर b1i प्लस में b2j प्लस में b3k है। तीसरा वेक्टर सी है, वेक्टर सी आपका c1i प्लस में c2j प्लस में c3k है। c1i c2j और c3k 3 वेक्टर्स हैं i j के। अब हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर a क्रॉस में वेक्टर b प्लस c, वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। ये हमें प्रूफ करना है कंडीशंस। a b c 3 वेक्टर्स हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3k, दूसरा वेक्टर b है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तीसरा वेक्टर c है c1i प्लस c2j प्लस c3k। ये कंडीशन हमें शो करना है कि वेक्टर a क्रॉस में वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले LHS ले लेते हैं, LHS तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, फिर RHS लेके LHS RHS लेके प्रूफ करेंगे, दोनों लेके। जब दोनों कंडीशन बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब ये होल्ड कर रही है। तो LHS में वेक्टर a क्रॉस में वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो हम b और c को ऐड करते हैं। पहले वेक्टर b प्लस वेक्टर c ऐड करो तो b1 प्लस c1 हो जाएगा, b1 प्लस c1 i प्लस में b2 प्लस c2 j प्लस में b3 प्लस c3 k, ये हो गया आपका। ठीक, अब हम a के साथ इनको क्रॉस करते हैं, वेक्टर a क्रॉस में वेक्टर b प्लस वेक्टर c। तो यहाँ a के कोफिशिएंट लिखोगे i j k, तो 1 यहाँ a1 a2 और a3, ऐसे यहाँ b1 प्लस c का वेक्टर लिखोगे, वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो इसका कोफिशिएंट लिखोगे b1 प्लस c1, यहाँ लिखोगे b2 प्लस c2, यहाँ लिखोगे b3 प्लस c3। अब एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो i लोगे, ये छूटेगा, ये i j के छूट जाएगा, तो a2 b3 प्लस में a2 c3 माइनस में a3 b2 और माइनस में a3 c2, ये हो जाएगा आपका मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल। तो i फिर माइनस j लोगे तो ये छूट जाएगा, तो a1 b3 फिर a1 प्लस में a1 c3 माइनस में माइनस a3 b1 और माइनस में a3 c1, ये हो गया आपका। फिर प्लस में k लोगे, जब k लोगे तो ये छूटेगा, तो a1 b2 प्लस में
A1 C2 माइनस में A2 B1 माइनस में A2 C1। ये हो गया आपका आई जे के लेके एक्सपेंड करना है। समझ में आया? आई लोगे तो ये रो, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, R1 और C1 डिलीट हो जाएगा। तो ये टर्म्स आपका मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल। जब जे लोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, तो मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल प्लस के लोगे, साइन आपकी प्लस माइनस प्लस साइन चलेगी, जो आप करते आए हो डिटर्मिनेंट में। ये आपका, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे हम आरएचएस लेके चलेंगे। ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं, ए का बी के साथ क्रॉस निकालते हैं। तो आई जे के A1 A2 A3, फिर नीचे लिखोगे B1 B2 B3। फिर इसके बाद में ए क्रॉस सी निकालते हैं, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी निकाल के दोनों को ऐड करते हैं। फिर हम देखते हैं यही आपका फिर से आ जाएगा। तो इसका मतलब LHS RHS के बराबर है। समझ में आया? हाँ। ये आप एक्सपेंड करोगे तो यही आपका टर्म्स आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं। इफ आइदर वेक्टर A is equal to 0 or vector B is equal to 0, then A cross B is equal to 0. Is the converse true? Justify your answer with an example. कह रहे हैं कि अगर एक वेक्टर A 0 है या वेक्टर B 0 है, वेक्टर A is equal to 0 और वेक्टर B is equal to 0, then A cross B is equal to 0. तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर क्या 0 होगा? इज द कन्वर्स ट्रू? क्या इसका कन्वर्स एग्जिस्ट होगा कि अगर कोई वेक्टर A क्रॉस B 0 हो तो ये जरूरी है कि वेक्टर A और वेक्टर B 0 हो? क्योंकि वेक्टर A और वेक्टर B, वेक्टर A 0 हो या वेक्टर B 0 हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B 0 होगा। लेकिन अगर किसी का A क्रॉस B 0 है तो ये कोई जरूरी है कि वेक्टर A और वेक्टर B 0 हो? यह आपको प्रूव करना है। तो वेक्टर A इज इक्वल टू 0, वेक्टर B इज इक्वल टू 0 हम प्रूव कर लेते हैं। यदि R is equal to 0 अथवा B is equal to 0 तब R into B is equal to 0 होता है। हाँ। क्या विलोम सत्य उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हाँ, जैसे आप कहते हो, हाँ, अब मान के चलो आप ले लो, ये लिखा है वेक्टर A इज इक्वल टू 0 और वेक्टर B इज इक्वल टू 0, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर किसी का A क्रॉस B 0 हो तो आपको क्या वेक्टर A वेक्टर B 0 होगा? कन्वर्स इज ट्रू। तो यहाँ वेक्टर A इज इक्वल टू 0, अगर वेक्टर A 0 के बराबर है तो इसका मॉडुलस भी मॉडा वेक्टर A भी 0 होगा, मॉडा वेक्टर A 0 होगा। अब हम इनका A क्रॉस B निकालते हैं तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू मॉडा वेक्टर A मॉडा वेक्टर B साइन थीटा इंटू n कैप यूनिट वेक्टर n। ये होता है फार्मूला A क्रॉस B का। अब थीटा क्या है? वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में एंगल है। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में थीटा क्या है? एंगल है। अब यहाँ पर वेक्टर A इसका मॉडुलस 0 दिया है तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 0 इंटू मॉडा वेक्टर B और साइन थीटा इंटू n कैप, तो ये 0 हो जाएगा आपका। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। ऐसे वेक्टर B 0 है तो इसका मतलब मॉडा वेक्टर B भी 0 होगा। अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू मॉडा वेक्टर A इंटू में 0 और इंटू में साइन थीटा n कैप, ये भी आपका वेक्टर 0 हो जाएगा। A क्रॉस B 0 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। अब हम यहाँ एक वेक्टर A ले लेते हैं। मान लो A आपका A1i प्लस में A2j प्लस में A3k है। दूसरा वेक्टर B ले लेते हैं। मान लो ये B1i प्लस में B2j प्लस में B3k है वेक्टर। A और B दो वेक्टर ले लिया तो A1i प्लस A2j प्लस A3k और B1i प्लस B2j प्लस B3k है। अब A और B दोनों वेक्टर्स अगर इसका मतलब क्या है कि अगर ये इसका हम कोई टाइम्स ले लेते हैं, मान लो B1 टाइम्स आप वेक्टर A ले रहे हो, B1 टाइम्स आप वेक्टर A तो B1 A1i हो जाएगा, B2 A2i आ जाएगा और B3 A3k हो जाएगा। अब वेक्टर A और वेक्टर B क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल्स हो जाएंगे। वेक्टर A और वेक्टर B क्या होंगे? पैरेलल होंगे। समझ में आया? अगर हम वेक्टर A ये मान लेते हैं, दूसरा वेक्टर हम मान लो यहाँ मान लेते हैं P टाइम्स ऑफ वेक्टर A, P टाइम्स ऑफ वेक्टर
ए, तो वेक्टर बी कितना आ जाएगा आपका पी, और ए मीन्स पी ए वन आई प्लस में पी ए टू जे, और प्लस में पी ए थ्री के, पी ए थ्री के। ये आपका, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल्स है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर निकालो, तो मॉड आ वेक्टर ए मॉड आ वेक्टर बी और साइन थीटा इंटू एन कैप इज इक्वल टू 0। ये आपको शो करके दिखाना है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। तो वेक्टर ए, कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए 0 हो और वेक्टर बी 0 हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये आपका पहले भी डॉट में भी दिखाया है पिछला क्वेश्चन में। ये कोई अगर ए क्रॉस बी 0 है तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि वेक्टर ए वेक्टर बी 0 हो। जैसे आप एग्जांपल्स ले सकते हो कि 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, बट 5 डज नॉट इक्वल टू 0। 5 0 के बराबर नहीं है। समझ में आया। अब 9 क्वेश्चन हम करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस A 1 1 2 एंड B 2 3 5 एंड C 1 5 5। अब हमें ट्रायंगल्स की एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इसका वर्टेक्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस A। एक ट्रायंगल्स है जिसके वर्टेक्स दे रखा है A, ये B मान लो, ये C है, A वर्टेक्स दिया हुआ है, A 1 1 2 है, 1 1 2, हाँ ये 1 1 2 हो गया। B वर्टेक्स दे रखा है 2 3 5 2 3 5, और C वर्टेक्स दिया हुआ है 1 5 5 1 5 5। तो हम वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। बी में से माइनस करेंगे, वेक्टर ए सी निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। ठीक, इसके बाद में हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस में वेक्टर ए सी। वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का क्रॉस निकाल के मॉडुलस